हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 जीएस सुधा बुक से ज्योग्राफी के रिवीजन का। तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन। तो आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सभी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने हमारा बाकी का पहले का वीडियो नहीं देखा है वो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, जब मैंने ज्योग्राफी का जो चैप्टर था उसको स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो ज्योग्राफी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है जियो और दूसरा आता है ग्राफी। ये दोनों जो है लैटिन शब्द है, जिसमें जियो का अर्थ क्या होता है, तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी कि इसका पूरा मतलब हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। और ये जो ज्योग्राफी शब्द है इसको पहले किसने दिया था, तो इरेटोस्थनीज के द्वारा जो है ज्योग्राफी शब्द दिया गया था। और इरेटोस्थनीज को ही जो है भूगोल का पिता यानी कि ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है। और भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जिसमें बताया गया है विश्व का भूगोल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी जो है वो लैटिन के शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी होता है, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन यानी कि व्याख्या करना, यानी कि पृथ्वी की व्याख्या करना इसका पूरा मतलब होता है। और ज्योग्राफी जो शब्द है ये किसने दिया है, तो इरेटोस्थनीज ने दिया है, और इन्हीं ने जो है सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। और इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का पिता भी माना जाता है। और कुछ लोग जो है भूगोल का जनक किसे मानते हैं, तो हिकेटियस को मानते हैं। और वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को जो है वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। और 19वीं शताब्दी में भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली है, यानी कि 19वीं शताब्दी में जो है भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी गई है। और विश्व का जो मानचित्र है इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो विश्व के मानचित्र जो है यानी कि वर्ल्ड जो मैप है इसके निर्माणकर्ता है एनेक्सीमेंडर, यानी कि एनेक्सीमेंडर को जो है वर्ल्ड मैप बनाने का जो है श्रेय दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के बारे में। तो यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में आगे बताया गया है। तो इसमें दिया गया है पहला पॉइंट कि सामान्य रूप से जो है ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारा, आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को जो है क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, तो ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारों और आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को जो है ब्रह्मांड कहा जाता है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जो है जानकारी हमें किससे मिलती है, तो महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और बिग बैंग सिद्धांत जो है वो जॉर्ज लेमेंत्रियर के द्वारा दिया गया था। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉर्ज लेमेंत्रियर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1927 ईस्वी में दिया गया था। और ब्रह्मांड का व्यास जो है यानी कि डायमेंशन कितना है, तो 10⁸ प्रकाश वर्ष जो है ब्रह्मांड का व्यास है। और ब्रह्मांड के लगभग जो है कितने अरब आकाशगंगाएं हैं, तो 100 अरब जो है वो आकाशगंगाएं यानी कि गैलेक्सी है ब्रह्मांड की। और आकाशगंगा जो है असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है, यानी कि आकाशगंगा जो है वो क्या है, तो इसमें जो है असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। और प्रत्येक आकाशगंगा में जो है लगभग 100 अरब तारे होते हैं। यानी कि जो आकाशगंगा है उसमें जो प्रत्येक आकाशगंगा है इसमें लगभग 100 अरब तक तारे होते हैं। आगे आकाशगंगा के केंद्र को जो है क्या कहा जाता है, तो आकाशगंगा के केंद्र को जो है गैलेक्टिक बल्ज कहा जाता है। यानी कि जो आकाशगंगा का केंद्र होता है उसे गैलेक्टिक बल्ज कहा जाता है। और बल्ज में जो है ब्लैक होल यानी कि कृष्ण विवर पाए जाते हैं। यानी कि जो बल्ज होता है इसमें जो है एक ब्लैक होल जिसे कृष्ण विवर कहा जाता है ये जो है पाया जाता है। और हमारी आकाशगंगा को जो है मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे कहा जाता है। यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है उसको क्या कहा जाता है, तो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे कहा जाता है। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है कि हमारी आकाशगंगा जो है इसकी आकृति कैसी है, तो हमारी जो आकाशगंगा है इसकी आकृति जो है वो है सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल है। और सूर्य मंदाकिनी का जो है एक तारा है, यानी कि मंदाकिनी जो है इसका एक तारा कौन सा है, तो सूर्य जो है वो मंदाकिनी का
एक तारा है। और सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य के सबसे निकट का तारा माना जाता है। और मंदाकिनी की सबसे निकटतम आकाशगंगा जो है वो क्या है? तो देवयानी है, यानी कि एंड्रोमेडा है। यानी कि मंदाकिनी के सबसे जो निकट है आकाशगंगा उसको क्या कहा जाता है? तो देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा कहा जाता है। और सर्वप्रथम जो है गैलीलियो ने आकाशगंगा की खोज की थी, यानी कि आकाशगंगा की सर्वप्रथम जो है खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। और आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो सुपर क्लस्टर कहा जाता है। यानी कि आकाशगंगा का जो समूह है इसको कहा जाता है सुपर क्लस्टर। और मंदाकिनी की सबसे शीतल व चमकीली तारों के समूह को जो है क्या कहा जाता है? तो ओरियन नेबुला कहा जाता है। यानी कि जो मंदाकिनी है इसके जो सबसे शीतल और चमकीले तारों का जो समूह होता है उसको ओरियन नेबुला कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तारे यानी कि स्टार्स के बारे में। तो तारों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वह जो है आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है तारा कहलाता है। यानी कि तारा किसे कहा जाता है? तो वह जो है आकाशीय पिंड होता है जिसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होती है उसको तारा कहा जाता है। और तारा बनने से पहले जो है विरल गैस का गोला होता है। यानी कि तारा जो है बनने से पहले क्या होता है? तो विरल जो है गैस का एक गोला होता है। आगे दिया गया है इसमें, आगे बताया गया है कि जब विरल गैसें जो है केंद्रित होकर पास आ जाती है तो घने बादल के समान छा जाती है और जिन्हें निहारिका या फिर नेबुला कहा जाता है। यानी कि जो विरल गैस होती है ये जो है केंद्रित होकर पास आ जाती है और घने बादल के समान जो है छा जाती है और इसे ही जो है निहारिका यानी कि नेबुला कहा जाता है। और जब इन नेबुला में नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वो तारों का रूप ले लेती है। यानी कि जो नेबुला होती है इसमें जो है नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा जो है दहन की प्रक्रिया होती है और जिसके कारण जो है वो तारों के रूप में बदल जाता है। और तारों में जो है हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। यानी कि जो तारा होता है इसमें हाइड्रोजन का संलयन जो है किसमें होता है? तो हीलियम में होता है। और तारों में जो है ईंधन प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। यानी कि जो तारों में ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है? तो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। और तारों के रंग जो है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। यानी कि कौन सा ताप होगा तो कौन सा तापमान होगा तो इसके बारे में दिया गया है। तो इसमें जो है लाल रंग अगर होगा तारों का तो उसमें जो है निम्न तापमान होता है, सफ़ेद रंग में जो है मध्यम तापमान माना जाता है और नीला रंग जो होगा तो उसे उच्च तापमान माना जाता है। आगे दिया गया है कि तारों का भविष्य जो है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी कि जो तारों का भविष्य होता है वो जो है किस पर निर्भर करता है? तो प्रारंभिक जो द्रव्यमान होती है उस पर तारों का भविष्य निर्भर करता है। आगे दिया गया है लाल दानव यानी कि रेड जेंट के बारे में दिया गया है। तो जब तारे का ईंधन जो है समाप्त होने लगता है तो वो जो है लाल दानव का रूप ले लेता है। यानी कि जो तारा होता है इसमें जब ईंधन समाप्त होने लगता है तो वो जो है लाल दानव यानी कि रेड जेंट का रूप ले लेती है। और लाल दानव का आकार जो है कैसा होने लगता है? तो बड़ा होने लगता है। आगे बताया गया है स्थिति 1। तो यदि जो है लाल दानव का द्रव्यमान जो है 1.4 ms, जहाँ पे ms जो है सूर्य का द्रव्यमान है से कम होता है तो उसे जो है श्वेत वामन यानी कि व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। यानी कि जब लाल दानव का द्रव्यमान कितना हो तो 1.4 ms होता है से कम होता है तो उसे जो है श्वेत वामन यानी कि व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। और श्वेत वामन जो है इसको जो है जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। यानी कि जो श्वेत वामन होता है इसको जीवाश्म तारा कहा जाता है। और जब यह चमकना छोड़ देता है तो वह जो है काला वामन का रूप ले लेता है। यानी कि जो श्वेत वामन होता है ये जो है जब चमकना छोड़ देता है तो तब जो है ये काला वामन का रूप ले लेता है। अब दिया गया है स्थिति 2 के बारे में। यानी कि इसमें दिया गया है कि यदि लाल दानव का द्रव्यमान जो है 1.4 ms से अधिक होता है तो उसे जो है अभिनव तारा कहा जाता है। यानी कि 1.4 ms से कम होगा तो उसे जो है श्वेत वामन कहेंगे, लेकिन जब 1.4 ms से अधिक होगा तो उसे जो है अभिनव तारा कहा जाता है। और अभिनव तारे में जो है सुपरनोवा विस्फोट होता है और यह जो है अंत में कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल बनता है। यानी कि अभिनव जो तारा होता है इसमें जो है सुपरनोवा विस्फोट होता है और इसके बाद जो है अंत में कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल बनता है। आगे दिया गया है ब्लैक होल जो है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला तारा यानी कि क्षेत्र होता है। यानी कि ब्लैक होल जो होता है वो कैसा तारा होता है? तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल वाला जो है तारा होता है। आगे दिया गया है इसमें ब्लैक होल की संकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो ब्लैक होल की संकल्पना का प्रतिपादन जो है जॉन व्हीलर ने किया था। और 2 या 2 से अधिक ब्लैक होलों का समूह जो है वो रॉग ब्लैक होल कहलाता है। यानी कि जो ब्लैक होल की संकल्पना है इसका प्रतिपादन किया था जॉन व्हीलर ने। और जब 2 या 2 से अधिक ब्लैक होल का समूह होता है तो उसको जो है रॉग ब्लैक होल कहा जाता है। और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाले जो चमकीले खगोलीय पिंड को जो है क्या कहा जाता है? तो क्वेसर कहा जाता है। यानी कि अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाला जो चमकीले
चमकीले खगोलीय पिंड होते हैं उसको जो है क्वेसर कहा जाता है। आगे बताया गया है साइरस यानी कि डॉग स्टार के बारे में। तो साइरस जो होता है वो आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा होता है, यानी कि सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा होता है, तो साइरस यानी कि डॉग स्टार होता है। आगे बताया गया चंद्रशेखर सीमा के बारे में। तो चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, तो इसमें बताया गया है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को जो है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, यानी कि जो सूर्य का द्रव्यमान होता है इसके जो है 1.4 गुना द्रव्यमान को जो है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। और लाल दानों के बाद जो है तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर ही निर्भर करता है। आगे चंद्रशेखर सीमा की खोज जो है भारतीय मूल के खगोल जो कि भौतिकी वेद जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया था, यानी कि जो चंद्रशेखर सीमा है इसकी खोज जो है किसने किया था, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से जो है सौरमंडल कहलाते हैं। यानी कि सौरमंडल में जो है संयुक्त रूप से क्या क्या होता है, तो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्काएं होते हैं और क्षुद्र ग्रह जो है सौरमंडल में पाए जाते हैं। और सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है क्या होता है, तो सूर्य जो है वो सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत होती है। और सौरमंडल की खोज जो है किसने किया था, तो कोपरनिकस के द्वारा जो है सौरमंडल की खोज की गई थी। आगे दिया गया है इसमें, आगे बताया गया है सूर्य के बारे में यानी कि सन के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में बताया गया है कि सूर्य जो है हमारा सबसे निकट का तारा है, यानी कि हमारा जो सबसे निकट का तारा है वो कौन है, तो सूर्य है। और यह जो है सौरमंडल का जन्मदाता है, यानी कि सूर्य को जो है सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। और सौरमंडल के द्रव्यमान का जो है 99.999% जो है द्रव्यमान सूर्य में निहित होती है, यानी कि सौरमंडल का द्रव्यमान जो होता है इसका जो है 99.999% जो द्रव्यमान होता है वो सूर्य में निहित होता है। और आंतरिक संरचना के आधार पर जो है सूर्य को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है कोर, जिसे क्रोड कहा जाता है। और यह जो है सूर्य के मध्य वाला भाग होता है, यानी कि क्रोड जो होता है वो सूर्य के बीच का भाग होता है। इसका तापमान कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है क्रोड का तापमान होता है। और इसी में जो है हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन होता है। आगे दिया गया है दूसरा, तो दूसरा जो होता है विकिरण मंडल यानी कि रिडक्टिव जोन होता है। तो इसमें दिया गया है कि कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप जो है कई प्रकार की किरणें निकलती है, जैसे कि एक्सरे हो गया और एक्सरे तथा फोटोन हो गया। आगे दिया गया है तीसरा, तो इसमें दिया गया है संवहन मंडल के बारे में यानी कि कॉन्वेकेटिव जोन के बारे में दिया गया है। इसमें जो है हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं, यानी कि संवहन मंडल में जो है हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। आगे है इसमें आगे बताया गया है कि बाह्य संरचना के आधार पर जो है सूर्य को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि बाह्य संरचना के आधार पर भी जो है सूर्य को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला कौन सा है, तो पहला है प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर है। तो ये जो है सूर्य का वह भाग होता है जो हमें आंखों से दिखाई देता है, यानी कि प्रकाश मंडल जो भाग होता है सूर्य का यानी कि फोटोस्फीयर जो होता है वो हमें जो है आंखों से दिखाई देता है। दूसरा दिया गया है वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर के बारे में। तो वर्णमंडल जो होता है यानी कि क्रोमोस्फीयर जो होता है यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग होती है, यानी कि जो वर्णमंडल होता है सूर्य का ये जो है बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग होता है। तीसरा भाग दिया गया है किरीट यानी कि कोरोना होता है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो है दिखाई देने वाला भाग कौन सा होता है, तो सूर्य का जो किरीट होता है यानी कि जो कोरोना होता है वो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देने वाला भाग होता है। आगे बताया गया है सूर्य से संबंधित विशिष्ट तथ्य के बारे में। तो इसमें दिया गया है सूर्य का व्यास कितना होता है, तो सूर्य का जो व्यास होता है वो होता है 13,92,000 किलोमीटर, यानी कि सूर्य का व्यास कितना होता है, तो 13,92,000 किलोमीटर होता है सूर्य का व्यास। और पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना होता है, तो 110 गुना जो है होता है सूर्य का व्यास, जो है पृथ्वी के व्यास का जो है 110 गुना होता है। और सूर्य का आयतन कितना होता है, तो पृथ्वी से जो है 13 लाख गुना जो है सूर्य का आयतन होता है। और सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना जो है सूर्य का द्रव्यमान होता है। और सूर्य की अनुमानित आयु कितनी होती है, तो सूर्य की जो अनुमानित आयु होती है वो होती है 10 अरब वर्ष। और सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है, तो 4.6 अरब वर्ष जो है सूर्य की वर्तमान आयु है। और सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है वो सूर्य के केंद्र का ताप होता है। और सूर्य की सतह का ताप कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो है सूर्य की सतह का ताप होता है। और सूर्य के धब्बों का ताप कितना होता है, तो सूर्य के धब्बों का ताप होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की घूर्णन अवधि कितनी होती है, तो सूर्य की घूर्णन अवधि होती है भूमध्य रेखा के सापेक्ष होती है कितनी, तो 25.38 दिन होता है। और ध्रुवों के सापेक्ष कितना होता है, तो 33 दिन होता है। आगे बताया गया है इसमें
आगे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। और सूर्य के प्रकाश द्वारा जो है एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी कि प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसे ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसमें नोट दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश का वेग जो होता है वो लगभग कितना होता है, तो सूर्य के प्रकाश का वेग जो होता है वो होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी कि एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और सूर्य के प्रकाश का वेग जो है वो कितना होता है, तो 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू में 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। आगे दिया गया है नोट, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है पार्सेक। और सूर्य से पृथ्वी तक जो है प्रकाश पहुंचने में लगा समय कितना होता है, तो सूर्य से पृथ्वी तक जो है प्रकाश पहुंचने में जो है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। आगे है इसमें आगे दिया गया है कि सूर्य जो है वो मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से जो है परिक्रमा करता है। और इसे जो है मंदाकिनी का एक चक्कर पूर्ण करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और जिसे जो है ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। यानी कि जो सूर्य होता है वो मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर जो है कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की जो है परिक्रमा करता है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से जो है परिक्रमा करता है। और इसे जो है मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और इसी समय को जो है ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। आगे है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन क्रिया है। यानी कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। और जिसमें जो है हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। आगे दिया गया है सूर्य के संघटक के बारे में, तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, तो हाइड्रोजन होता है 71%, हीलियम कितना होता है, तो 26.5% होता है। और अन्य तत्व कितना होता है, तो 2.5% जो है सूर्य के घटक होते हैं। इसमें जो है सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि है 71%। आगे दिया गया है सूर्य द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन की दर जो है वो कितनी होती है, तो सूर्य के द्वारा जो है ऊर्जा उत्सर्जन की दर जो होती है वो होती है 3.86 इंटू में 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड होता है। और सूर्य के सबसे निकट का तारा जो है कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के सबसे निकट का तारा होता है। और पृथ्वी को जो है सूर्य ताप का लगभग कितना भाग मिलता है, तो 2 अरबवां भाग जो है वो सूर्य ताप का लगभग जो है पृथ्वी को प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, तो 2 अरबवां भाग जो है पृथ्वी को प्राप्त होता है। और सौर ज्वाला को जो है उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है, तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। यानी कि सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर कहा जाता है ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। आगे दिया गया है सूर्य के ताप को जो है किसमें मापा जाता है, तो पायरोमीटर में जो है सूर्य के ताप को मापते हैं। आगे बताया गया है कि सूर्य का पलायन वेग जो है वो कितना होता है, तो सूर्य का पलायन वेग जो होता है वो होता है 617.7 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि पलायन वेग कितना होता है सूर्य का, तो 617.7 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और सूर्य के काले धब्बों का चक्र जो होता है वो लगभग कितने वर्ष का होता है, तो 11 वर्ष का जो है लगभग होता है। और इससे जो है चुंबकीय सूर्य की दिशा बदल जाती है और एवं रेडियो टेलीविज़न बिजली चलित मशीन जो है आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो सूर्य के काले धब्बे का चक्र जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 11 वर्ष का होता है। और इससे जो है जो चुंबकीय सूर्य की दिशा होती है वो बदल जाती है। और जो रेडियो होता है टेलीविज़न बिजली चलित मशीन जो होती है इसमें जो है गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। आगे हम लोग देखेंगे ग्रहों यानी कि प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे। तो प्लैनेट के बारे में बताया गया है कि तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को जो है ग्रह कहा जाता है। यानी कि ग्रह क्या होता है, तो जो तारों की परिक्रमा करने वाले जो प्रकाश रहित आकाशीय पिंड होते हैं उनको जो है ग्रह कहा जाता है। और पहले ग्रहों की संख्या जो है कितनी थी, तो पहले जो है ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में जो है ग्रहों की संख्या 8 है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU के जो है प्राग सम्मेलन 24 अगस्त 2006 के अनुसार जो है ग्रह की नई परिभाषा दी गई है, जिसके तहत जो है यम यानी कि प्लूटो से जो है ग्रह का दर्जा छीनकर उसे बौना ग्रह बना दिया गया है। यानी कि जो IAU के जो प्राग सम्मेलन हुआ था 24 अगस्त 2006 को, इसमें जो है ग्रहों की जो है नई परिभाषा दी गई थी, जिसके अनुसार जो है यम को यानी कि प्लूटो को जो है ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया है और इसे जो है बौना ग्रह की संज्ञा दी गई है।
आगे इस पर नोट दिया गया है कि यम जो है यानी कि प्लूटो जो है परिक्रमण के दौरान जो है वरुण यानी कि नेपच्यून ग्रह की कक्षा काटता था और जिस कारण से जो है इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था। यानी कि प्लूटो से जो है ग्रह का दर्जा क्यों छीना गया है, तो जब प्लूटो जो है परिक्रमा करता था तो इस दौरान जो है वो वरुण यानी कि नेपच्यून की ग्रह की कक्षा को काटता था, जिसके कारण जो है इसे जो है ग्रह का दर्जा जो है इससे छीन लिया गया है। और ग्रह जो है सूर्य से ही निकलने वाले पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि ग्रह क्या होते हैं, तो सूर्य से ही निकलने वाले पिंड होते हैं और यह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे बताया गया है सभी ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। यानी कि जो सभी ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा जो है किस दिशा से किस दिशा में करते हैं, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। लेकिन जो शुक्र और अरुण जो ग्रह हैं इसके अपवाद है। यानी कि शुक्र और अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। यानी कि ऐसे जो है सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है ये दोनों अपवाद में हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। आगे दिया गया है आंतरिक ग्रह के बारे में। यानी कि इनर प्लैनेट कौन कौन होते हैं, तो इनर प्लैनेट में होते हैं जिन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि इनर प्लैनेट में कौन कौन आते हैं, तो बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी और मंगल, ये सभी जो है आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट में आता है और जिसे पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। आगे है बाह्य ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट के बारे में। तो आउटर प्लैनेट जो होता है इसको जोबियन ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि जोबियन ग्रह किसे कहते हैं, तो आउटर प्लैनेट को कहा जाता है। और आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, तो पार्थिव ग्रह को भी आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बाह्य ग्रह में जो है वो कौन कौन आते हैं, तो पृथ्वी आता है, शनि आता है, अरुण और वरुण जो है वो बाह्य ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट के अंतर्गत आता है। और इनर में कौन कौन आते थे, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल, ये सभी जो है इनर में आते हैं। आगे बताया गया है सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ग्रहों का आरोही क्रम क्या है। तो सूर्य से जो है दूरी के अनुसार आरोही क्रम जो है इस प्रकार से है। पहले आता है बुध, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। यानी कि सबसे निकट का ग्रह है बुध और सबसे दूर का ग्रह जो है वो है वरुण। आगे बताया गया है आकार के अनुसार जो है ग्रहों का आरोही क्रम क्या है। तो आकार के अनुसार जो है सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बुध। बुध के बाद आता है मंगल, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद वरुण है, अरुण है, शनि है और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आता है बृहस्पति। यानी कि सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। अब हम लोग देखेंगे ग्रहों के बारे में 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है बुध यानी कि मरकरी के बारे में। तो मरकरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। यानी कि जो बुध है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और बुध जो है सभी ग्रहों में सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। यानी कि सबसे गर्म ग्रह जो है वो बुध है, जिसका तापमान जो है लगभग कितना होता है, तो 600 डिग्री सेल्सियस जो है बुध का तापमान होता है। और यहाँ जो है दिन अति गर्म होता है, जिसमें होता है 427 डिग्री सेल्सियस होता है और रातें जो है बर्फीली यानी कि माइनस में 173 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। और बुध जो है 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा जो है कर लेता है और इसे जो है अपने अक्ष पर घूमने में जो है कितना दिन का समय लगता है, तो 58.6 दिन का समय जो है बुध को परिक्रमा करने में लगता है। आगे बताया गया है यह जो है सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है। यानी कि बुध जो है वो सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है और क्योंकि इसका क्रोड जो है वो ठोस लोहे का बना होता है, जिसके कारण जो है इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यह जो है सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह होता है। आगे बताया गया कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है बुध ग्रह आ जाता है तो इस घटना को जो है बुध पारगम्य की घटना कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब बुध आ जाता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो बुध पारगम्य कहा जाता है। और बुध ग्रह जो है वो सूर्योदय से कुछ पूर्व दिखाई पड़ता है। यानी कि जो बुध ग्रह है वो सूर्योदय होने से पहले दिखाई पड़ता है और तथा सूर्यास्त से कुछ पहले अस्त हो जाता है और इसलिए जो है प्राचीन काल में विद्वान इसे 2 ग्रह समझते थे। यानी कि जो बुध है ये सूर्योदय के कुछ समय पहले तक दिखाई देता है और सूर्यास्त के कुछ पहले ही अस्त हो जाता है और इसलिए जो है प्राचीन काल में विद्वान जो है होते थे इसे जो है 2 ग्रह समझते थे। और बुध ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी कि बुध का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बताया गया है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में। तो वीनस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सर्वाधिक जो है गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है सर्वाधिक गर्म और चमकीला ग्रह है और जिस कारण से जो है इसे भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है। यानी कि शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को जो है प्यार और सुंदरता की देवी तथा पृथ्वी की बहन
कहते हैं, यानी कि शुक्र ग्रह को जो है प्यार और सुंदरता की देवी कहा जाता है और पृथ्वी की जो है बहन इसे कहा जाता है। और क्योंकि जो है इसका द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान है, इस कारण से जो है इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और शुक्र ग्रह के जो है वायुमंडल में कितना परसेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो 90 से लेकर 95% तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और जिस कारण से जो है प्रेशर कुकर दशा उत्पन्न हो जाती है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह जो है वो कौन सा है, तो शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। और शुक्र ग्रह जो है वो 224.7 दिन में जो है सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है, और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में जो है इसे कितना समय लगता है, तो 243 दिन का समय जो है शुक्र ग्रह को एक चक्कर लगाने में लगता है। और सूर्य की परिक्रमा जो है वो 224.7 दिन में पूरा कर लेता है। और यह जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, और जिस कारण से जो है यहाँ सूर्योदय पश्चिम से तथा सूर्यास्त जो है वो पूर्व में होता है, यानी कि जो शुक्र ग्रह है इस पर जो है ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है, जिसके कारण से जो है सूर्योदय जो है कहाँ पे होता है, तो पश्चिम दिशा में होता है, और पूर्व दिशा में जो है सूर्यास्त होता है। और बुध के समान जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे दिया गया है पृथ्वी के बारे में, यानी कि अर्थ के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जल की अधिकता के कारण जो है इसे नीला ग्रह कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी पर जो है अत्यधिक मात्रा में जो है जल पाया जाता है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह कहा गया है। और पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जो है जल तथा लगभग 29% भाग पर स्थल है, यानी कि जो पृथ्वी है इसके जो है लगभग 71% पर जो है जल पाया जाता है, और 29% भाग पर जो है स्थल है। आगे इसमें दिया गया है पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जो है इसमें जो है स्थल और जल है, जिसमें स्थल जो है कितने % है, तो स्थल जो है वो 29% भाग में है, और जल जो है वो 71% है। तो स्थल में जो है 7 महाद्वीप आते हैं। तो 7 महाद्वीप में जो है कौन कौन है, जिसमें क्षेत्रफल में है और जनसंख्या में है। तो क्षेत्रफल में आता है, पहला है एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है एशिया के है, और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो है ऑस्ट्रेलिया का। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या के आधार पर क्रम। तो सबसे पहले आता है जनसंख्या के आधार में सबसे आगे आता है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है यूरोप, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद अंटार्कटिका, यानी कि जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका है, और सबसे बड़ा जो है वो है एशिया। आगे हम लोग देखेंगे जल, जो कि 71% है, जिसमें जो है 5 महासागर आते हैं। तो 5 महासागर कौन कौन से हैं, तो प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, और दक्षिणी महासागर, ये सभी जो है 5 महासागर हैं। आगे दिया गया है, आगे है पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु जो है वो माउंट एवरेस्ट, यानी कि जिसे सागर माथा कहा जाता है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848.86 मीटर जो है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, और जो कि नेपाल में स्थित है। यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। और पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु जो कि है मैरियाना ट्रेंच, और इसकी गहराई जो है कितनी है, तो 11,033 मीटर जो है मैरियाना ट्रेंच की गहराई है, और जो कि प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में है। यानी कि जो मैरियाना ट्रेंच है वो कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में है, और ये जो है फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। और पृथ्वी का जो सबसे निचला स्थल खंड है वो है मृत सागर, जो कि जॉर्डन इजराइल में स्थित है, और यह जो है कितना जो है नीचे है, तो 396 मीटर जो है ये नीचे है। और पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगभग कितना होता है, तो 15 डिग्री सेल्सियस जो है पृथ्वी का औसत तापमान होता है। आगे दिया गया है पृथ्वी की आकृति जो है कैसी है, तो पृथ्वी की आकृति जो है चपटी है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो लगभग गोल होता है। और सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी का घूमना जो है क्या कहलाता है, तो परिक्रमण काल कहलाता है। यानी कि जो पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर जो घूमती है, इसको जो है परिक्रमण काल कहा जाता है, और जिस कारण से जो है ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी जो है आकार में 5वें जो है सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि पृथ्वी जो है आकार की दृष्टि से जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी का जो है अक्षीय झुकाव जो है वो कितना है, तो 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। और कक्षीय झुकाव कितना है, तो 66.5 डिग्री जो है वो पृथ्वी का कक्षीय झुकाव है। और पृथ्वी का जो है भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर जो है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है। और ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर जो है ध्रुवीय व्यास है। आगे दिया गया है पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पृथ्वी का घनत्व है, और जो कि सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। यानी कि पृथ्वी का घनत्व जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। और पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में कितना टाइम लगाती है,
तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी कि लगभग 365 दिन 6 घंटे का टाइम जो है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगती है। और पृथ्वी को जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय जो है पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में लगता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है औसत दूरी कितनी होती है, तो 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी है। आगे दिया गया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक की अवस्था जो है वो क्या कहलाता है, तो उपसौर कहलाता है, जो कि होता है कब, तो 3 जनवरी को जो है सूर्य जो है सबसे नज़दीक जो होता है, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक की अवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है, तो उपसौर कहलाती है, जो कि होता है 3 जनवरी को। और उपसौर की स्थिति में जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी जो होता है सबसे नज़दीक कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है, और इस अवस्था को जो है उपसौर कहा जाता है। आगे दिया गया है कि सूर्य से जो है सबसे ज़्यादा दूरी की अवस्था कब होती है, तो अपसौर यानी कि एपीलियन जिसको कहा जाता है, और ये जो होता है 4 जुलाई को होता है। और अपसौर की स्थिति में जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर जो है अपसौर की दूरी होती है। और पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है वो पृथ्वी का पलायन वेग होता है। और पृथ्वी की वर्तमान आयु लगभग कितनी होती है, तो 4 अरब 60 लाख वर्ष जो है पृथ्वी की वर्तमान आयु है। और पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है, तो 40,008 किलोमीटर जो है पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है। और विषुवतीय परिधि कितनी है, तो विषुवतीय परिधि है 40,075 किलोमीटर। और पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे चंद्रमा यानी कि मून के बारे में। तो मून के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रमा का जो अध्ययन होता है वो किसमें किया जाता है, तो सेलेनोलॉजी में जो है चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। और यह जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि चंद्रमा जो है वो 5वां सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है सौरमंडल में। और इसे जो है जीवाश्म ग्रह यानी कि फॉसिल्स प्लैनेट भी कहा जाता है। और इसे पृथ्वी से जो है इसकी औसत दूरी कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर जो है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। और चंद्रमा के जो है प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड का जो है समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। और चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो कितना है, तो 2.48 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है चंद्रमा का पलायन वेग है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में लगाती है, तो 27 दिन 8 घंटे में जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर यानी कि परिक्रमा पूरा करती है। और पृथ्वी से जो है चंद्रमा के लगभग 59% भाग को जो है हम देख सकते हैं, यानी कि हम पृथ्वी से जो है चंद्रमा का कितना परसेंट भाग देख सकते हैं, तो 59% भाग को हम लोग देख सकते हैं। और 20 जुलाई 1969 को जो है अपोलो 11 विमान के द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और जबकि दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो एडविन एल्ड्रिन जो है वो दूसरे व्यक्ति थे, यानी कि पहला व्यक्ति कौन था, जो है चंद्रमा पर पैर रखने वाला, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 विमान के द्वारा रखे थे। और दूसरे व्यक्ति थे एडविन एल्ड्रिन। आगे दिया गया चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है, तो 1/81 भाग जो होता है वो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। आगे बताया गया है सुपर मून के बारे में। तो सुपर मून क्या होता है, तो जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को जो है सुपर मून कहा जाता है, यानी कि जो चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उस स्थिति को जो है सुपर मून कहा जाता है। और ब्लू मून कब होता है, तो एक कैलेंडर माह में जो है 2 पूर्णिमाएँ होती है, तो दूसरी जो पूर्णिमा होती है इसको जो है ब्लू मून कहा जाता है। यानी कि ब्लू मून जो होता है वो एक महीना में जो है 2 पूर्णिमाएँ होती है, जिसमें से पहला को छोड़कर जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसको ब्लू मून कहा जाता है। और ब्लड मून क्या होता है, जिसे टेट्राड कहा जाता है, तो लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण को जो है ब्लड मून कहा जाता है, यानी कि जब 4 बार जो है लगातार पूर्ण चंद्रग्रहण जो लगती है उसको जो है ब्लड मून कहा जाता है। आगे बताया गया है भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन के बारे में। तो इसमें दिया गया है पहला चंद्रयान प्रथम के बारे में। तो इसमें दिया गया है चंद्रयान प्रथम के बारे में कि भारत द्वारा जो है 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है भेजा गया था चंद्रयान प्रथम को। और इसके प्रक्षेपण यान का नाम क्या है, तो PSLV-C11 जो है इसका नाम था। और इसे जो है कब भेजा गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। आगे दिया गया है चंद्रयान 1 के बारे में कि मिशन का मून इम्पैक्ट जो है वो प्रोब चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर टकराया और उस जगह का नाम जो है जौहर पॉइंट रखा गया था। यानी कि जो मिशन था चंद्रयान 1 ये जो है मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो है टकराया था और उस जगह का नाम जो है वो जौहर पॉइंट रखा गया था।
आगे दिया गया चंद्रयान 2 के बारे में। तो भारत द्वारा जो है 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है भेजा गया था चंद्रयान 2 को। और इसके जो है प्रक्षेपण यान का नाम जो है क्या था, तो GSLV मार्क 3M1 था। यानी कि चंद्रयान 2 का जो प्रक्षेपण यान था इसका नाम क्या था, तो GSLV मार्क 3M1 था। आगे है चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है भेजा गया था इसे। और इसके प्रक्षेपण यान का नाम क्या था, तो LVM 3M4 तथा इसके जो है 23 अगस्त को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला जो है भारत पहला देश बन गया था। यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला जो है कौन सा देश बना, भारत तो पहला देश बन गया था। आगे दिया गया चंद्रमा पर जो है चंद्रयान 2 के द्वारा अपने पद चिन्ह छोड़े उसे तिरंगा पॉइंट, वहीं चंद्रयान 3 का लैंडर जो है जहां उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया था। यानी कि जो चंद्रयान 2 जो है जहां पर उतरा था उसे जो है पद चिन्ह जो है छोड़े उसे तिरंगा पॉइंट कहा गया था। और वहीं जो है चंद्रयान 3 जहाँ लैंड किया था उसको जो है शिव शक्ति पॉइंट कहा गया था। आगे दिया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। और चंद्रयान 3 के जो है लैंडर का नाम जो है क्या था, तो विक्रम और रोवर प्रज्ञान था। यानी चंद्रयान 3 का जो लैंडर था उसका नाम क्या था, तो रोवर था और रोवर प्रज्ञान था और विक्रम था। आगे हम लोग देखेंगे मंगल यानी कि मार्स के बारे में। तो मार्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि इसे जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि मंगल को जो है यानी कि मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि जो है इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। यानी कि मंगल जो ग्रह है इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसका जो सतह है मंगल का उस पर जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण से जो है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल ग्रह पर जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है कौन सा, तो ज्वालामुखी पर्वत है जो कि है ओलिपस मोन्स। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि है निक्स ओलंपिया। ये दोनों जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। आगे दिया गया है निक्स ओलंपिया जो है माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है, तो 3 गुना जो है वो ऊंचा है। कौन है, तो निक्स ओलंपिया जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। ये जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। आगे दिया गया है मंगल ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा जो है कितने दिनों में करता है, तो 687 दिन में जो है मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। और इसे जो है अपने अक्ष पर घूमने में कितना घंटा का समय लगता है, तो 24 घंटे का समय इसको लगता है। और इस ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है वो कितना है, तो 25 डिग्री लगभग है और पृथ्वी के समान है, जिस कारण से जो है यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होती है। यानी कि जो मंगल ग्रह है इसका अक्षीय झुकाव जो है 25 डिग्री है और इसे जो है अपने अक्ष मतलब जो 25 डिग्री झुका हुआ है ये जो है पृथ्वी के समान ही है और जिस कारण से जो है मंगल ग्रह पर भी जो है ऋतु परिवर्तन होता है। आगे बताया गया है कि 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिट मिशन प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था, तो 5 नवंबर 2023 को किया गया था। और इसका प्रक्षेपण जो है यान क्या था, तो PSLV C-25 था। और मंगल ग्रह के जो है 2 उपग्रह है, कौन कौन से है, तो फोबोस और डिमोस जो है वो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। आगे बताया गया है कि डिमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यानी कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस है। आगे बताया गया बृहस्पति यानी कि जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। और बृहस्पति का जो है आयतन वो पृथ्वी के आयतन का लगभग कितना गुना है, तो 1300 गुना जो है वो बृहस्पति का आयतन है पृथ्वी से। और बृहस्पति ग्रह जो है वो घूर्णन की गति अन्य ग्रहों से सर्वाधिक तीव्र होती है। यानी कि जो बृहस्पति की जो घूर्णन गति होती है वो अन्य सभी ग्रहों से सबसे अधिक होती है, यानी कि तेज होती है। और बृहस्पति जो है ग्रह का परिक्रमण काल जो है वो कितना होता है, तो 11.86 वर्ष। और परिभ्रमण काल कितना होता है, तो 9 घंटे 55 मिनट का होता है। यानी कि बृहस्पति का जो परिक्रमण काल होता है वो होता है 11.86 वर्ष और परिभ्रमण काल होता है 9 घंटा 55 मिनट। आगे बताया गया है बृहस्पति तारा तथा ग्रह दोनों के गुण रखता है। यानी कि जो बृहस्पति है वो तारा और ग्रहों दोनों का गुण रखता है और इसलिए जो है इसे लघु सौर तंत्र यानी कि स्मॉल सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति को कहा जाता है। और बृहस्पति जो है ग्रह के पास 4 छल्ले यानी कि वलय हैं और ये जो है मुख्य रूप से धूल के कणों से बने हैं। यानी कि बृहस्पति के जो 4 छल्ले हैं वो धूल कण से बने होते हैं और इन छल्लों को जो है हेलो रिंग, मेन रिंग और गोस्मर रिंग के रूप में जाना जाता है। यानी जो बृहस्पति का जो छल्ला है इनको जो है हेलो रिंग कहा जाता है, मेन रिंग कहा जाता है और गोस्मर रिंग के नाम से जाना जाता है। और इस ग्रह का जो है पलायन वेग कितना होता है, तो 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है बृहस्पति का पलायन वेग होता है और जो कि सभी ग्रहों में सर्वाधिक है।
वर्तमान में जो है बृहस्पति ग्रह के जो है उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो है यानी कि अभी बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या में जो है 95 आते हैं। आगे बताया गया है कि गैनीमेड जो है वो बृहस्पति व सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि गैनीमेड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और साथ ही साथ सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। और इसके जो है अन्य उपग्रह जो है आयो यूरोपा, कैलिस्टो, अलमथिया आदि इत्यादि जो है प्रमुख है, यानी कि जो बृहस्पति है इसके अन्य उपग्रह में आता है आयो आता है, यूरोपा आता है, कैलिस्टो आता है और अलमथिया इत्यादि आता है। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है शनि यानी कि सैटर्न के बारे में। तो सैटर्न के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इस ग्रह की विशेषता है कि इसके चारों ओर जो है वलय, जिसकी संख्या कितनी है, तो 7 है, यानी कि शनि के चारों ओर जो है वलय होता है जिसकी संख्या कितनी है, तो इसमें जो है 7 वलय पाया जाता है। और इन वलयों की खोज जो है किसने किया था, तो शनि का जो चारों ओर जो 7 विलय है उसका खोज जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया था। और यह जो है सूर्य की परिक्रमा जो है कितने दिनों में लगाता है, तो 29 वर्ष 5 महीने में पूरा करता है। और अपने अक्ष पर एक चक्र पूर्ण करने में जो है इसे कितने घंटे का समय लगता है, तो 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है शनि को पूर्ण करने में। और यह जो है अंतिम ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि शनि जो है वो ऐसा अंतिम ग्रह है जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। और शनि ग्रह का घनत्व जो है कितना होता है, तो 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है वो शनि ग्रह का घनत्व है, और जो कि सभी ग्रहों में कम है। और यह जो है ग्रह जल में रखने पर जो है तैरने लगेगा, यानी कि जो शनि ग्रह है इसका घनत्व जो है 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जिसको जो है जल में रखने पर ये तैरने लगेगा। और वर्तमान में जो है सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या जो है ग्रह कौन सा है, तो शनि का जो है सर्वाधिक उपग्रह है, जो कि कितना है, तो 274 उपग्रह है शनि का। आगे बताया गया है कि टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि टाइटन जो है किसका सबसे बड़ा उपग्रह है, तो शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। और ये जो है आकार में बुध ग्रह के बराबर है, यानी कि जो टाइटन उपग्रह है ये आकार में बुध के आकार का होता है। और फोबे, मीमांसा, एनसीलाडू, डियान, रिया, हाइपेरियन इत्यादि जो है इसके प्रमुख उपग्रह है। और फोबे जो है वो शनि के विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है, यानी कि जो फोबे उपग्रह है शनि का, ये जो है शनि के विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है। आगे बताया गया है कि प्रत्येक 14.7 ईयर में जो है शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए जो है लुप्त हो जाते हैं, यानी कि प्रत्येक 14.7 साल में जो है शनि ग्रह का जो छल्ला होता है वो कुछ समय के लिए लुप्त यानी कि गायब हो जाता है, और इसे जो है रिंग क्रॉसिंग कहा जाता है। और यह जो है मार्च 2025 में हुई थी। आगे बताया गया है अरुण यानी कि यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस की खोज जो है कब की गई थी, तो 1781 ईस्वी में यूरेनस की खोज की गई थी। किसके द्वारा, तो विलियम हर्शेल के द्वारा जो है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की खोज की गई थी। और अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण जो है इसे लेटा ग्रह भी कहा गया, यानी कि अरुण जो ग्रह है वो अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ है, जिसके कारण से जो है इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और इस ग्रह के वायुमंडल में जो है मीथेन गैस की प्रधानता होती है, यानी कि जो अरुण ग्रह है इसमें जो है कौन सी गैस की प्रधानता होती है, तो मीथेन गैस की प्रधानता होती है। और इस कारण से जो है यह हरे रंग का दिखाई देता है, यानी कि जो अरुण ग्रह है इसका रंग कैसा होता है, तो हरे रंग का होता है। किस कारण से होता है, तो इसमें जो है मीथेन गैस की प्रधानता होती है, जिस कारण से जो है इसका रंग हरा दिखाई देता है। आगे बताया गया है कि अरुण का जो है परिक्रमण काल जो है कितने वर्ष का होता है, तो 84 ईयर्स का होता है अरुण का परिक्रमण काल, तथा परिभ्रमण काल कितना समय का होता है, तो 17.9 घंटे का जो है इसका परिभ्रमण काल होता है। और इस ग्रह के चारों ओर जो है प्रमुख 5 वलय पाए जाते हैं, यानी कि अरुण के जो चारों ओर है कितने वलय पाए जाते हैं, तो 5 वलय होते हैं, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम दिया गया है अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है और इप्सिलॉन है। ये जो है 5 वलय है शनि के अरुण के। आगे बताया गया है कि अरुण ग्रह जो है शुक्र ग्रह के भांति सामान्य दिशा के विपरीत जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यानी कि अरुण जो ग्रह है वो शुक्र की ही तरह विपरीत दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। और अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 27 जो है वो अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या है, जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो टाइटेनिया जो है वो अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। आगे बताया गया है वरुण यानी कि नेपच्यून के बारे में। तो वरुण यानी कि नेपच्यून की खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो है 1846 ईस्वी में जोहान गाले के द्वारा किया गया था, यानी कि वरुण की खोज जो है 1846 ईस्वी में जोहान गाले ने किया था। और यह जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, यानी कि वरुण जो है सबसे अधिक दूरी पर स्थित है सूर्य से। और यह जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो 164.8 वर्ष में करता है। और अपने अक्ष पर घूमने में इसे कितना समय लगता है, तो 16 घंटे का समय इसको लगता है। आगे बताया गया है वरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो वरुण की जो उपग्रह है इसकी संख्या कितनी है, तो 13 है, यानी कि 13 है, जिसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो ट्रिट्रान है, यानी कि वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है ट्रिट्रान।
आगे बताया गया है बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि बौना ग्रहों को जो है ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखे जाने का कारण जो है इस प्रकार से, यानी कि बौना ग्रह को जो है ग्रह के अंतर्गत क्यों नहीं रखा जाता है, इसका जो है कारण बताया गया है। तो इसमें पहला कारण दिया गया है कि आकार में जो है चंद्रमा से छोटा होता है, जिस कारण से जो है इसे ग्रहों की संज्ञा नहीं दी जाती है, और कक्षा का जो है वृत्ताकार नहीं होना, यानी कि जो बौना ग्रह होता है इसका जो कक्षा होता है वो जो है वृत्ताकार नहीं होता है, जिस कारण से इन्हें जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। और किसी अन्य ग्रह की कक्षा जो है काटना, ये भी जो है बौना ग्रह का एक अन्य कारण है, जिसके कारण से जो है इसे ग्रहों की जो है संज्ञा नहीं दी गई है। आगे बताया गया है इरिस के बारे में। आइरिस के बारे में, यानी कि यह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है, यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है, तो इरिस है। और सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में जो है इरिस को कितना वर्ष लगता है, तो 557 वर्ष का समय जो है इरिस को सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में समय लगता है। और इसकी खोज जो है कब हुई थी, तो इरिस की खोज जो है वो 2005 ईस्वी में हुआ था। आगे बताया गया प्लूटो के बारे में। तो प्लूटो की खोज जो है कब हुआ था, तो प्लूटो की खोज जो हुआ था 1930 में हुआ था, और टॉम बाग ने किया था, यानी कि प्लूटो की खोज जो है वो 1930 ईस्वी में टॉम बाग के द्वारा किया गया था। आगे दिया गया है, आगे बताया गया है IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है इसका नाम क्या रखा है, तो 134340 रखा है, यानी कि प्लूटो का नाम जो है IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो है प्लूटो का नाम रखा गया है 134340। और प्लूटो के जो है 5 उपग्रह है, कौन कौन से हैं, तो चारोन है जो कि सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, उसके बाद निक्स है, उसके बाद स्टाइक्स है, केरविरोज है और हाइड्रा, ये जो है 5 प्लूटो के उपग्रह हैं। आगे बताया गया है सेरेस के बारे में। तो सेरेस जो है इसकी खोज जो है किसने किया था, तो सेरेस की खोज जो है इटली की खोज खगोल शास्त्री जो है पियाजी, इन्होंने जो है 1801 ईस्वी में सेरेस की खोज की थी। और इसका नाम जो है रोम के कृषि देवता जो कि है सेरिस, इनके नाम पे रखा गया था, यानी कि सेरेस का नाम जो है किनके नाम पे रखा गया है, तो रोम का जो है कृषि देवता थे सेरिस, जिनके नाम पर जो है सेरेस नाम रखा गया था। और यह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा बौना ग्रह है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था, तो इरिस जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह था। और सबसे छोटा बौना ग्रह कौन है, तो सेरेस है। आगे बताया गया अन्य बौने ग्रह के बारे में। तो अन्य बौना ग्रह में आता है माके हाउमेया चेरॉन 2003 UB 313। आगे बताया गया है क्षुद्र ग्रह के बारे में, यानी कि एस्टेरॉयड्स के बारे में बताया गया है। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य जो है कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। यानी कि जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है इनकी कक्षा के बीच में जो है छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और उन्हें ही जो है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रह जो है जब पृथ्वी से टकराते हैं तब पृथ्वी पर जो है विशाल गर्त बनता है, जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार झील। यानी कि जब क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी से टकराते हैं तब पृथ्वी पर जो है विशाल गर्त का निर्माण होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में जो है लोनार झील है। और सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो कौन सा है, तो सेरेस जो है वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। और 4 वेस्ट्रा जो है क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि जो 4 वेस्ट्रा है उसे जो है नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आगे दिया गया है धूमकेतु के बारे में, यानी कि कॉमेट के बारे में। तो धूमकेतु के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सौरमंडल में जो है छोटे छोटे पिंड जो कि सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करते हैं, और यह जो है गैस और धूल के पिंड होते हैं। यानी कि जो धूमकेतु होते हैं वो सौरमंडल में छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ में करते हैं, और ये जो है गैस और धूल के पिंड होते हैं। और सूर्य के नज़दीक से गुजरने पर जो है इनमें गैसों की फुहार निकलती है जो कि एक लंबी पूंछ के समान दिखाई देती है, और इस कारण से जो है इन्हें पुच्छल तारा भी कहा जाता है। यानी कि धूमकेतु को जो है पुच्छल तारा भी कहा जाता है। और धूमकेतु के शीर्ष भाग को कोमा कहा जाता है, यानी कि धूमकेतु का जो शीर्ष भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, तो कोमा कहा जाता है। और हेली जो है पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल के बाद जो है दिखाई पड़ता है। यानी कि जो हेली धूमकेतु है या फिर पुच्छल तारा जो है वो कितने वर्षों पे दिखाई देता है, तो 76 वर्षों पे दिखाई देता है। और अंतिम बार जो है कब दिखाई दिया था, तो 1986 ईस्वी में जो है हेली पुच्छल तारा दिखा था। और अगली बार जो है इसे कब देखा जाएगा, तो 2062 में इसे पुनः देखा जाएगा। आगे बताया गया है उल्का यानी कि मेट्रियोर्स के बारे में। तो उल्का के बारे में बताया गया है कि उल्काएं जो होती है वो प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में जो है क्षण भर के लिए चमकती है और फिर लुप्त हो जाती है। यानी कि उल्का क्या होता है, तो उल्का जो होता है वो प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में क्षण भर यानी कि कुछ समय के लिए चमकती है और फिर जो है ये लुप्त यानी कि गायब हो जाती है। और इन्हें जो है टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। यानी कि उल्का जो होता है इन्हें टूटता हुआ तारा के नाम से भी जाना जाता है।
आगे बताया गया है सौरमंडल के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। तो सौरमंडल से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। तो वरुण जो है सबसे दूर का ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बड़ा ग्रह में आता है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह में आता है बुध। और वलय यानी कि रिंग युक्त ग्रह कौन सा है। तो शनि है। और सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध। और कम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है वरुण। और ग्रह जिन पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है ये कौन कौन है। तो शुक्र और अरुण, जिन पर जो है सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त जो है वो पूर्व दिशा में होता है। और पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो शुक्र जो है वो पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। और सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो शुक्र है। और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है। तो बुध है, यानी कि सबसे गर्म ग्रह जो है वो बुध है। और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह जो है वो कौन सा है। तो पृथ्वी जो है वो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। और न्यूनतम घनत्व वाला कौन सा है। तो शनि जो है वो न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह है। और सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे तेज परिभ्रमण करने वाला ग्रह जो है वो है बृहस्पति। और कम गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह जो है वो है शुक्र। आगे बताया गया है आगे दिया गया है सौरमंडल पर एक नज़र, यानी कि सौरमंडल के बारे में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जिसमें दिया गया है ग्रह के बारे में और उसका व्यास कितना है, उसका परिभ्रमण समय कितना है, परिक्रमण टाइम कितना है और उपग्रह कितने हैं इसके, और औसत घनत्व जो है इनका कितना होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो पहला दिया गया है बुध के बारे में। तो बुध ग्रह का जो व्यास है वो कितना है। तो 4878 किलोमीटर जो है वो बुध का व्यास है। और इसका जो परिभ्रमण काल है वो कितना होता है। तो 58.6 दिन का होता है। और इसका जो परिक्रमण काल है वो कितना होता है। तो 88 डेज का होता है। और इसके जो है उपग्रह एक भी नहीं है। और औसत घनत्व कितना होता है। तो 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बुध का घनत्व होता है। आगे दिया गया है शुक्र का। तो शुक्र का व्यास जो होता है वो 12104 किलोमीटर होता है। और इसका जो परिभ्रमण काल होता है वो होता है 243 दिन। और इसका परिक्रमण काल कितना होता है। तो 224.7 दिन होता है। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और औसत घनत्व इसका भी 5 होता है। आगे बताया गया पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी का व्यास होता है 12756। और ये जो है भूमध्य रेखीय होता है। और ध्रुवीय कितना होता है। तो 12714 जो है ये ध्रुवीय व्यास होता है। और इसका जो परिभ्रमण काल कितना होता है। तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। और परिक्रमण काल कितना होता है। तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का होता है परिक्रमण काल। और इसका जो एक उपग्रह है और इसका जो है औसत घनत्व कितना है। तो औसत घनत्व जो है पृथ्वी का है 5.25 जो है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जो कि सबसे अधिक घनत्व है पृथ्वी का। आगे दिया गया है मंगल के बारे में। तो मंगल का जो है व्यास कितना है। तो मंगल का व्यास जो है वो 6796 किलोमीटर जो है इसका व्यास है। और इसका जो है परिभ्रमण काल कितना है। तो परिभ्रमण काल है 25 घंटा 37 मिनट का। और परिक्रमण काल कितना है। तो 687 दिन का है परिक्रमण काल। और इसका जो उपग्रह है वो उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो 2 है मंगल की। और इसका जो है घनत्व कितना है। तो 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है मंगल का घनत्व है। आगे बताया गया बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति का जो है व्यास कितना है। तो 1,42,984 किलोमीटर प्रति किलोमीटर जो है इसका व्यास है बृहस्पति का। और इसका जो है परिभ्रमण काल कितना है। तो 9 घंटे 55 मिनट का जो है परिभ्रमण काल है बृहस्पति का। और परिक्रमण काल कितना है। तो 11.9 वर्ष जो है यह परिक्रमण काल है। और इसका जो है उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो 95 जो है वो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या है। और इसका जो घनत्व है वो कितना है। तो 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका घनत्व है। आगे बताया गया शनि के बारे में। तो शनि का जो व्यास है वो कितना है। तो 1,20,536 किलोमीटर जो है वो शनि का व्यास है। और इसका जो है परिभ्रमण काल कितना है। तो 10 घंटा 40 मिनट का जो है इसका परिभ्रमण काल होता है। और परिक्रमण काल कितना है। तो 29.05 वर्ष जो है इसका परिक्रमण काल होता है। और इसके जो है उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो 274 जो है इसके उपग्रहों की संख्या है। और इसका जो घनत्व है वो कितना है। तो 0.7 है, जो कि न्यूनतम यानी कि सबसे कम है। आगे बताइए अरुण के बारे में। तो अरुण का जो है व्यास कितना होता है। तो 51,118 किलोमीटर जो है अरुण का व्यास है। और इसका जो है परिभ्रमण काल कितना है। तो 17.9 घंटा जो है इसका परिभ्रमण काल है। और इसका जो परिक्रमण काल है वो कितना है। तो 84 वर्ष का है। और इसका जो उपग्रह है वो है 27। और इसका जो घनत्व है वो कितना है। तो 1.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका घनत्व है। आगे बताया गया है वरुण के बारे में। तो वरुण का जो व्यास है वो कितना है। तो वरुण का व्यास है 49,100 किलोमीटर। और इसका जो है परिभ्रमण काल कितना है। तो 16 घंटे का होता है। और परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है। तो 164.8 वर्ष का होता है। और इसका जो उपग्रह है वो कितना है। तो 13 है। और इसका जो है घनत्व कितना होता है। तो
2 ग्राम सेंटीमीटर क्यू जो है इसका घनत्व है, यानी कि वरुण का घनत्व है 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यू। आगे बताया गया है पृथ्वी की गतियाँ के बारे में, यानी कि पृथ्वी की गति के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का एक ग्रह है और इसकी जो है 2 गतियाँ हैं, यानी कि पृथ्वी की जो है कितनी गतियाँ हैं, तो 2 गतियाँ हैं। जिसमें पहला है कौन, तो परिक्रमण है, जिसको रिवोल्यूशन या फिर वार्षिक गति कहा जाता है। तो परिक्रमण के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, तो 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और पृथ्वी के इस दीर्घवृत्तीय मार्ग को जो है क्या कहा जाता है, तो भूकक्षा इसको कहा जाता है, तथा पृथ्वी की इस गति को जो है परिक्रमा या फिर वार्षिक गति कहा जाता है। आगे बताया गया कि पृथ्वी जो है वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाने में जो है किस स्पीड से लगाती है पृथ्वी, तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो है सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी। आगे बताया गया है परिभ्रमण के बारे में। तो परिभ्रमण या फिर इसको घूर्णन गति भी कहा जाता है, यानी कि रोटेशन के बारे में। तो इसमें दिया गया है पृथ्वी जो है सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जिसे जो है पृथ्वी का घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसको जो है घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहा जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जो है दिन और रात होते हैं और इसलिए जो है इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जो है दिन और रात होता है और इसे जो है दैनिक गति भी कहा जाता है, और इसकी अवधि जो है लगभग 24 घंटे की होती है। और पृथ्वी जो है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है अक्ष पर घूमती है, यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने गति से घूमती है, तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है अपने अक्ष पर घूमती है। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और इसके कारण जो है दिन और रात की अवधि में जो है अंतर होता है। आगे बताया गया है ऋतु परिवर्तन के बारे में। तो ऋतु परिवर्तन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है, और अतः जो है पृथ्वी सूर्य की सापेक्ष स्थितियाँ बदलती रहती है, और पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती है। आगे बताया गया है आगे दिया गया है कर्क संक्रांति यानी कि कैंसर सोलेस्टिक के बारे में। तो कर्क संक्रांति के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कि सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है, तो 21 जून को चमकता है, और इस स्थिति को जो है कर्क संक्रांति या फिर ग्रीष्म अयननाथ कहा जाता है। और इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, यानी कि 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है इस दिन सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में वही उल्टा हो जाता है कि सबसे छोटा दिन हो जाता है और सबसे बड़ी रात हो जाती है 21 जून को। आगे बताया गया है मकर संक्रांति के बारे में, यानी कि कैप्रिकॉर्न सोलेस्टिस के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, यानी कि 21 जून को जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिसको कर्क संक्रांति कहते थे, और 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, और इस स्थिति को जो है मकर संक्रांति या फिर शीत अयननाथ कहा जाता है। और 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और इसी दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, यानी कि 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होती है, और 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। आगे बताया गया है विषुव के बारे में, यानी कि इक्विनॉक्स के बारे में बताया गया है। तो इक्विनॉक्स क्या होता है, तो यह जो है पृथ्वी की वह स्थिति होती है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और दिन और रात जो है की अवधि जो है वो बराबर होती है, इसको जो है विषुव या फिर इक्विनॉक्स कहा जाता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो है बराबर होती है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होती है, और 21 मार्च की स्थिति को जो है वसंत विषुव कहा जाता है, और 23 सितंबर की स्थिति को जो है शरद विषुव कहा जाता है। आगे दिया गया है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो पहला बताया गया है सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स के बारे में। तो सूर्य ग्रहण जो है कब होता है, तो सूर्य ग्रहण जो है जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तो इस स्थिति को जो है सूर्य ग्रहण कहा जाता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो उसे जो है सूर्य ग्रहण या फिर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। और यह जो है कब होता है, तो यह स्थिति जो है हमेशा अमावस्या को ही होती है, यानी कि सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या को ही होगा। और युति यानी कि कंजक्शन दिया गया है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में बनता है, यानी कि युति जो होता है वो सूर्य ग्रहण की स्थिति में बनता है। आगे दिया गया है चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स के बारे में बताया गया है।
तो लूनर इक्लिप्स कब लगता है? तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब जो है इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो उसे जो है चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा को ही होती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होती है, लेकिन चंद्र ग्रहण जो होगी वो हमेशा पूर्णिमा को ही होगी। और वियुति यानी कि डिस जंक्शन जो है चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनता है। यानी कि चंद्र ग्रहण की स्थिति में जो है क्या बनता है? तो वियुति यानी कि डिस जंक्शन बनता है। और इसमें नोट दिया गया है कि एक वर्ष में जो है अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी कि एक साल में जो है अधिकतम यानी कि अधिक से अधिक जो है 7 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो सकता है। आगे दिया गया है, आगे इसको फिगर के द्वारा समझाया गया है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे सूर्य है और इसके बाद जो है यहाँ पे चंद्रमा है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है पृथ्वी आ गया है, तो इसको जो है चंद्र ग्रहण कहेंगे। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य है यहाँ पे, उसके बाद जो है यहाँ पृथ्वी है और बीच में जो है चंद्रमा आ गया है, तो इस जो स्थिति होगी उसको सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। आगे बताया गया है ज्वार भाटा के बारे में। तो ज्वार भाटा क्या होता है? तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जो है समुद्री जल के ऊपर उठने को जो है ज्वार कहा जाता है और नीचे गिरने को जो है भाटा को जो है ज्वार भाटा कहा गया है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति होता है, इसके कारण जो है समुद्र का जो जल होता है वो ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और इससे जो है उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहा जाता है। और सूर्य की अपेक्षा जो है चंद्रमा का आकर्षण शक्ति का प्रभाव जो है दुगुना होता है। यानी कि सूर्य की अपेक्षा जो है चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है वो दुगुना होती है, क्योंकि यह जो है सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट होती है। और महासागरों और समुद्रों में जो है ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक होता है क्या क्या? तो सूर्य का गुरुत्वीय बल होता है, दूसरा दिया गया है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, और तीसरा दिया गया है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। इसके कारण जो है महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। आगे बताया गया है पृथ्वी पर जो है प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद जो है ज्वार, और ज्वार के 6 घंटे और 13 मिनट के बाद जो है भाटा आता है। यानी कि पृथ्वी पर जो है प्रतिदिन 12 घंटे और 26 मिनट के बाद जो है ज्वार आता है, और उसके जो है ज्वार के बाद जो है 6 घंटे और 13 मिनट के बाद जो है वो भाटा आता है। आगे बताया गया है ज्वार के प्रकार के बारे में। तो ज्वार जो है कितने प्रकार का होता है? तो इसमें दिया गया है ज्वार के प्रकार में सबसे पहले बताया गया है दीर्घ ज्वार के बारे में। तो दीर्घ ज्वार क्या होता है? तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इस समय जो है दीर्घ ज्वार आता है, और इस स्थिति को जो है सीजीगी जो है कहलाती है। यानी कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है एक सीधी रेखा में होती है, तो उस समय जो है दीर्घ ज्वार आता है, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो सीजीगी कहा जाता है। और दीर्घ ज्वार जो है वो पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। यानी कि जो दीर्घ ज्वार होता है वो किस दिन आता है? तो पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। और वियुति की घटनाएं जो है दीर्घ ज्वार में होती है। दूसरा दिया गया है लघु और निम्न ज्वार के बारे में। तो लघु और निम्न ज्वार क्या होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी जो है सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर होने के कारण जो है चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल जो है एक दूसरे के विपरीत कार्य करने पर जो है निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। और ऐसी स्थिति जो है कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अठवीं को देखी जाती है। यानी कि जो लघु या निम्न ज्वार है वो कब होता है? तो सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर होने के कारण चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल जो है एक दूसरे के विपरीत कार्य करने पर जो है निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। और ऐसी स्थिति जो है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अठवीं को देखी जाती है। और निम्न ज्वार जो है वो सामान्य ज्वार से कितना % नीचे होता है? तो 20% नीचा। और दीर्घ ज्वार जो है वो सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। आगे दिया गया है नोट में। तो नोट में बताया गया है कि कनाडा के न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोशिया के मध्य जो है फंडी की खाड़ी में जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कब आता है, कहाँ आता है? तो कनाडा के न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोशिया के मध्य जो है फंडी की खाड़ी है, जिसमें जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। कितना ऊंचा आता है? तो 15 से 18 मीटर ये जो है ऊंचा होता है। और इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथ हैम्पटन में जो है प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। यानी कि इंग्लैंड का जो दक्षिणी तट पर स्थित साउथ हैम्पटन है, इस पर जो है 4 बार ज्वार आता है प्रतिदिन। आगे दिया गया है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश क्या होता है? यानी कि लैटिट्यूड क्या होता है? तो इसके बारे में बताया गया है कि पृथ्वी पर जो है खींची गई वह काल्पनिक क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के पर जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिकल्पित की जाती है, उसे जो है अक्षांश कहा जाता है। यानी कि अक्षांश क्या होता है? तो पृथ्वी पर जो है खींची गई जो काल्पनिक क्षैतिज रेखा होती है जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है, यानी कि इस तरह से होती है, उसको जो है अक्षांश कहा जाता है।
और समान अक्षांशों को जो है मिलाने वाली क्षैतिज रेखा होती है, यानी कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो है वो क्षैतिज रेखा होती है। आगे बताया गया है आगे है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के मध्य से जो है खींची गई रेखा है और जो कि संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करती है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश जो है वो भूमध्य या फिर विषुवत रेखा जो है जिसे कहा जाता है, और यह जो है मध्य से खींची जाती है और संपूर्ण पृथ्वी को जो है 2 भागों में बांटती है। और 0 डिग्री जो अक्षांश है यह उत्तर में जो है उत्तरी गोलार्ध होता है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। और उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 90 प्लस में 90 यानी कि 180 होता है, यानी कि उत्तर दक्षिण गोलार्ध में जो है अक्षांशों की रेखाएं कुल मिलाकर कितनी होती है, तो 180 होती है। और इस प्रकार जो है 180 रेखाएं तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं को जो है सम्मिलित करने पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाती है, तो 181 हो जाती है। और 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी जो है कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर जो है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। और आगे है 2 अक्षांशों के मध्य के स्थान को जो है जोन या फिर कटिबंध कहा जाता है। और भूमध्य रेखा से जो है उत्तर और दक्षिण सिरे पर कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा से जो है उत्तर और दक्षिण सिरे पर कोणीय दूरी को जो है क्या कहा जाता है, तो अक्षांश कहा जाता है। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है अक्षांश वृत्त का आकार घटता है, यानी कि भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो इससे जो है अक्षांश वृत्त का आकार जो है वो घटता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होती है और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है वो मकर रेखा होता है और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है वो अंटार्कटिका रेखा होता है। आगे भूमध्य रेखा पर स्थित देश के बारे में कि भूमध्य रेखा पर जो है कौन कौन सा देश स्थित है, तो इसमें दिया गया है भूमध्य रेखा पर जो है स्थित जो देश है वो है किरीबाती है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, साओ टोम है, प्रिंसेप है, गैबन है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है और इंडोनेशिया, ये सभी जो है भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। आगे बताया गया कर्क रेखा पर स्थित देश के बारे में, तो कर्क रेखा पर जो है कौन कौन से देश स्थित है, तो इसमें दिया गया है मैक्सिको है, बहामास है, मिस्र है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, ताइवान है, नाइजर है, लीबिया है, माली है, अल्जीरिया है, पश्चिमी सहारा है और मॉरिटानिया है। ये सभी जो है कर्क रेखा पर स्थित देश था। और आगे दिया गया है मकर रेखा पर स्थित देश के बारे में, तो मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है, तो इसमें दिया गया है अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिली है, पैराग्वे है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, दक्षिण अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो है मकर रेखा पर स्थित देश है। आगे बताया गया है नोट, इसमें दिया गया है अफ्रीका महाद्वीप से जो है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है, यानी कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इससे होकर तीनों रेखा गुजरती है, जो कि है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। आगे दिया गया है देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो इसमें दिया गया है कि पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखा जिसकी दिशा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर होती है देशांतर रेखाएं कहलाती है, यानी कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो इस तरह की रेखाएं होती है उसको क्या कहा जाता है, तो देशांतर रेखा कहा जाता है। और देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है बराबर व इनकी संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है, यानी कि देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वो 360 होती है और इनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। और प्रधान याम्योत्तर रेखा जो होती है वो 0 डिग्री देशांतर है, जो कि लंदन यानी कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, यानी कि प्रधान जो याम्योत्तर रेखा होती है 0 डिग्री देशांतर है जो लंदन से होकर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आगे दिया गया है 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होता है तथा ध्रुवों पर इसके मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 0 किलोमीटर होती है, यानी कि भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर और जो ध्रुवों पर इसकी दूरी होती है वो होती है 0 किलोमीटर। और 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को जो है क्या कहा जाता है, तो 2 देशांतरों के बीच जो दूरी होती है यानी कि इनके बीच की जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, तो गोड़े कहा जाएगा। और सभी देशांतर रेखाओं को जो है महान वृत्त कहा जाता है, यानी कि जो सभी देशांतर रेखा होती है इनको महान वृत्त कहा जाता है। और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित जो है 180 डिग्री तक सभी देशांतर जो है पूर्वी देशांतर एवं पश्चिमी की ओर जो है स्थित 180 डिग्री तक जो है सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं, यानी कि
ग्रीनविच रेखा जो पूर्व में स्थित जो 180 डिग्री तक जो सभी देशांतर होती हैं उनको पूर्वी देशांतर कहा जाता है, और पश्चिम की ओर जो स्थित होती है देशांतर उनको जो है पश्चिम देशांतर कहा जाता है। और 1 डिग्री देशांतर की दूरी जो है तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को जो है 4 मिनट का समय लगता है। और पृथ्वी पर जो है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी पर जो 180 डिग्री देशांतर होता है उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आगे बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो प्रशांत महासागर से गुजरती है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, किस महासागर से, तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व और पश्चिम में जो है 1 दिन का अंतर होता है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है इसमें जो है पूर्व और पश्चिम में 1 दिन का अंतर होता है। और तिथि रेखा के पश्चिम दिशा में जाने पर जो है 1 दिन जोड़ दिया जाता है, और पूर्व दिशा में जाने पर जो है 1 दिन घटा दिया जाता है, यानी कि इन दोनों में जो है 1 दिन का अंतर होगा, जिसमें पश्चिम दिशा में जाएगा तो 1 दिन जोड़ दिया जाएगा, और पूर्व दिशा में जाने पर जो है 1 दिन घटा दिया जाता है। आगे दिया गया है ग्रीनविच रेखा, यानी कि 0 डिग्री देशांतर। ये जो है ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना से होकर जो है गुजरती है। यानी कि ग्रीनविच रेखा जो है यानी कि 0 डिग्री देशांतर जो है किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, टोंगो है और घाना, ये सभी जो है से होकर ग्रीनविच रेखा गुजरती है। आगे बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो इसके बारे में बताया गया है कि पृथ्वी जो है काल्पनिक अक्ष पर पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर जो है घूमती है, और इसलिए जो है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय जो है ग्रीनविच समय से आगे और पश्चिमी के स्थानों का समय जो है पीछे होगा। और एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का जो स्थानीय समय होता है वो एक ही होता है। और संपूर्ण पृथ्वी को जो है 24 समय जोनों में बांटा गया है, यानी कि पूरा पृथ्वी को जो है कितने समय जोन में बांटा गया है, तो 24 समय जोन में बांटा गया है। और किसी विशेष स्थान का समय जो है सारे देश में माना जाए, और तब जो है वह जो है उस देश का मानक समय कहलाता है। आगे नोट दिया गया है कि कुछ देशों में जो है अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण 1 से अधिक मानक समय होते हैं, यानी कि कुछ देश में जो है अत्यधिक देशांतरीय विस्तार होता है जिसके कारण से जो है 1 से अधिक मानक समय होता है, जैसे कि रूस में जो है 11 मानक समय है। आगे बताया गया है भारत का मानक समय के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि मानक समय जो है किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर का मध्य होता है, यानी कि जो मानक समय होता है वो किसी भी देश के बीच से गुजरने वाली जो याम्योत्तर होती है इसका जो है माध्य होता है। और जैसे जो है भारत का मानक समय कितना होता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर यानी कि देशांतर से मापा जाता है, और जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यानी कि जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर, ये जो है कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से जो है कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा जो है वो आगे है, यानी कि भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के चैप्टर के बारे में, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो आगे का टॉपिक है उसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।